नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की रैली रद्द होने के मसले पर अब सियासत काफी गर्मा चुकी है। प्रधानमंत्री को दरअसल बुधवार को यानी कल फिरोजपुर रैली करने के लिए जाना था। गृह मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री का जो काफिला है जब फ्लाईओवर पर पहुंचा तो वहां पर प्रदर्शनकारियों ने उनका रास्ता जाम कर रखा था, जिसके बाद प्रधानमंत्री का काफिला वापस भटिंडा एयरपोर्ट पर लौट आया। गृह मंत्रालय ने इसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक करार देते हुए पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। एएनआई के मुताबिक प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि अपने सीएम को जाकर थैंक्स कहना कि मैं जिंदा लौटा। स्मृति ईरानी ने इस मसले पर कहा कि कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की बात से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि खतरे जैसी कोई बात नहीं थी। साथ ही रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी ने राजनीतिक नाटक रचने की कोशिश की। प्रधानमंत्री मोदी ने रैली इसलिए रद्द की क्योंकि रैली में उन्हें सुनने वाला कोई नहीं था, कुर्सियां खाली पड़ी थी। ऐसे में वो कोई बहाना बना रहे हैं। फिर भी प्रधानमंत्री जी को या उन्होंने और यहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने जो ट्वीट किया है वो इस वक्त आप देख रहे हैं। उन्होंने लिखा कि पंजाब में सुरक्षा में चूक पर गृह मंत्रालय ने विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। प्रधानमंत्री के दौरे में सुरक्षा प्रक्रिया में इस तरह की लापरवाही पूरी तरह से अस्वीकार्य है और जवाबदेही तय की जाएगी। और अब आपको हम एक मैप के जरिए दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री के काफिले को कहां जाना था और किस रास्ते पर उनका काफिला रुका। प्रधानमंत्री को भटिंडा एयरपोर्ट से फिरोजपुर जाना था। भटिंडा एयरपोर्ट से फिरोजपुर की दूरी करीब 90 किलोमीटर की है। प्रधानमंत्री को हुसैनीवाला में मौजूद राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाना था, जिसकी दूरी भटिंडा एयरपोर्ट से करीब 100 किलोमीटर बताई जाती है। और प्रधानमंत्री रास्ते में थे और हुसैनीवाला के राष्ट्रीय शहीद स्मारक से करीब 25 किलोमीटर पहले पियारियाना गांव के नजदीक एक फ्लाईओवर पर प्रदर्शनकारियों ने रास्ता रोक रखा था। इसी फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री का काफिला 15-20 मिनट के लिए रुका रहा। सवाल यहां पर बार बार यह भी उठ रहा है कि एसपीजी प्रोटेक्शन होती है प्रधानमंत्री को, ऐसे में गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये एसपीजी आती है, तो क्यों नहीं पूरी जानकारी एसपीजी को भी थी? सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं। बहरहाल इस पूरे मसले पर आइए देखते हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली की रिपोर्ट। कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। बीजेपी के जो नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को या रिलेशन खराब करने की बात कर रहे हैं, ऐसी बात मत करें। ये पॉलिटिक्स नहीं है। हम राजनीति इसी बातों में नहीं करते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी हमारे आएंगे तो कुछ देकर ही जाएंगे पंजाब को। जिसे स्मृति ईरानी खूनी साजिश बता रही हैं, उसे पंजाब के मुख्यमंत्री सामान्य प्रदर्शन बता रहे हैं। लेकिन इस फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट तक रुके रहने के बाद प्रधानमंत्री ने फिरोजपुर की रैली रद्द कर दी। एएनआई के मुताबिक प्रधानमंत्री ने अफसरों से कहा, अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दीजिएगा कि मैं जिंदा भटिंडा हवाई अड्डे तक लौट आया हूं। हालांकि मुख्यमंत्री ने फौरन स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री को कोई खतरा नहीं था। ये बिल्कुल गलत है कि प्रधानमंत्री जी जब पंजाब में आए तो उनकी सिक्योरिटी लैप्सेस दिखाकर उनको खतरे के साथ कोई जोड़ा जा रहा है। ये राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट फॉर अवर प्राइम मिनिस्टर। कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि उनकी शान में या उनकी सिक्योरिटी को कोई खतरा हुआ हो। मगर गृह मंत्रालय ने इसे सुरक्षा में सेंध मानते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है और जिम्मेदारी तय करने को कहा है। जो सिक्योरिटी लैप्सेस हुए हैं, अगर ये है तो हम इसकी इंक्वायरी भी कराने के लिए तैयार हैं और कराएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री की इस रैली के रद्द होने के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का नया दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस का इल्जाम है कि प्रधानमंत्री रैली में कम भीड़ देखकर लौट गए। जो लोग कांग्रेस पार्टी में मोदी से घृणा करते हैं, वो आज देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से भंग किया जाए उसके लिए प्रयासरत थे।
हमारा ये अनुरोध है हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री जी से भी, भाजपा के नेताओं से भी, पंजाब में आपका भी उतना हिस्सा जितना हमारा है, ये देश हम सबका है, आइए रैली करिए। परंतु जब भीड़ ना जुटा पाए रैली में तो बहाना बनाकर वहां की कांग्रेस की सरकार पर दोष मत बने। सवाल है, इन नए हालात का राजनीतिक फायदा किसे मिलेगा? फिरोजपुर से मोहम्मद गजाली की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में मुंबई में 15,166 नए केस मिले और 3 मरीजों की जान चली गई। मुंबई में 1,228 मरीजों को अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। उनमें से 80 मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है। मुंबई में आज का आंकड़ा अगर बात करें, दूसरी लहर के पीक यानी कि एक दिन में सबसे ज्यादा 11,206 केस आए थे। अब ये मामला जो है लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में बेहद सावधान रहने की जरूरत है। पूरे महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटे में 26,000 से ज्यादा नए केस कोरोना के आ चुके हैं। 8 मरीजों ने महाराष्ट्र में अपनी जान गंवा दी है। कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या महाराष्ट्र में 87,000 से ज्यादा पहुंच चुकी है। वहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक 797 केस मिले हैं। 330 मरीज यहां पर ठीक भी हो चुके हैं। मुंबई में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार तेजी से बढ़ रही है। कल जो आंकड़ा 10,860 था वो आज 15,000 पार हो गया है, यानी कि 15,166 नए मरीजों की आज पाए गए हैं, जो स्वाभाविक तौर पर बहुत ही चिंता की बात है। अच्छी बात सिर्फ इसमें यह है कि उसमें से 87% जो है वो असिम्प्टोमेटिक है और 1218 लोगों को ही अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है और उसमें से 80 लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है। लेकिन ये जो 15,000 का आंकड़ा है ये वाकई में अपने आप में डरावना है, क्योंकि पिछली लहर की अगर हम तुलना करें तो पिछली लहर में अप्रैल महीने में पीक आया था जब आंकड़ा एक दिन में 11,000 पार किया था। लेकिन यहाँ पर अभी तीसरी लहर की शुरुआत ही हो रही है कि 15 दिन के अंदर ही आंकड़ा 15,000 के पार कर गया है, तो स्वाभाविक तौर पर बहुत ही चिंता की विषय है। यही वजह है कि आज ही जो राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं अजित पवार और स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे और बाकी अधिकारियों के बीच में एक गहन मंत्रणा हुई है, अध्ययन हुआ है, आगे क्या कदम उठाया जाना चाहिए इस पर चर्चा हुई है। हालांकि उसमें कुछ फैसला नहीं हुआ है, लेकिन कड़े प्रतिबंध और लगाए जाने चाहिए, इस बात की बात हुई है। और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इस बात की जानकारी दी गई है, जो शायद 1-2 दिन में इस बारे में सख्त निर्णय लें। और जिस तरह से कल ही महापौर किशोरी पेडनेकर ने भी बताया था और दूसरे जो अधिकारियों की तरफ से भी संकेत मिला था कि जिस तरह से गाइडलाइन है कि अगर एक दिन में आंकड़ा 20,000 के पार जाता है तो लॉकडाउन लग सकता है, तो स्वाभाविक तौर पर जो स्थिति आज बन गई है, एक दिन का आज अगर आंकड़ा 15,000 के पार कर चुका है। कल का आंकड़ा जो 10,860 था, यानी कि एक दिन में 4,000 की बढ़ोतरी हुई है। अगर तुलना में हम देखें तो स्वाभाविक तौर पर 1 या 2 दिन में ही हम 20,000 पार कर जाएंगे कोरोना के नए मरीजों की संख्या को लेकर, तो हम लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन को लेकर लोगों में बहुत परेशानी है, नाराजगी है, लेकिन अगर संक्रमण नहीं रुका तो सरकार के पास भी उसके अलावा कुछ विकल्प बचता नहीं दिख रहा है। पूरा लॉकडाउन न लगे, लेकिन मिनी लॉकडाउन की तरफ लग सकता है और उसकी तरफ जो आंकड़ा है वो साफ संकेत दे रहा है, जिस तरह से उछाल आ रहे हैं कोरोना मरीजों की संख्या में। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुंबई के कॉर्डिलिया क्रूज शिप की, जिसमें सवार 1,827 में से 995 लोगों की रिपोर्ट आ चुकी है और इन लोगों में 139 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अभी भी कई लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। जिन लोगों की रिपोर्ट आ चुकी है उन सभी को आइसोलेट कर दिया गया है। कॉर्डिलिया क्रूज शिप नए साल में मुंबई से गोवा के लिए रवाना हुआ था। शिप में कई लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद गोवा से उस शिप को वापस मुंबई लौटा दिया गया था। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 10,665 नए केस सामने आए हैं और 8 मरीजों की जान चली गई है। कोरोना के संक्रमण दर की अगर हम बात करें दिल्ली में तो 11% के पार अब हो चुकी है, जो 14 मई के बाद सबसे ज्यादा है। कोरोना वायरस के सक्रिय मरीजों की संख्या भी बढ़कर 23,000 से ज्यादा हो चुकी है और पिछले 24 घंटे में 2,239 मरीज
ठीक हुए हैं। दिल्ली में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार के सभी विभागों और दफ्तरों में सभी अफसरों और कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। इस सिलसिले में दिल्ली सरकार ने एक आदेश भी जारी किया है और इसमें कहा गया है कि अगले आदेश तक जो मेडिकल लीव है उनको छोड़कर कोई भी छुट्टी नहीं मिलेगी। साथ ही किसी को भी दिल्ली से कहीं और जाने की अनुमति नहीं होगी। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कोरोना की एक समीक्षा बैठक की, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि 10वीं तक के सभी स्कूल्स में 16 जनवरी तक छुट्टी घोषित कर दी जाए। कक्षा 11 और 12 के बच्चों को केवल टीकाकरण के लिए विद्यालय बुलाया जाएगा और टीकाकरण के बाद 11वीं और 12वीं की जो क्लासेज हैं वो ऑनलाइन मोड में संचालित होंगी। तो कोरोना के मामले जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में यूपी में चुनाव हैं और समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, उसने अपनी रैलियां रद्द कर दी हैं। कांग्रेस के यहां पर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, उन्होंने सपा की जो विजय रथ यात्रा थी उसको रद्द कर दिया और साथ ही अखिलेश यादव की जो रैलियां होनी थी 7, 8 और 9 जनवरी को गोंडा, बस्ती और अयोध्या में, उसको भी रद्द कर दिया है। कांग्रेस ने भी हालात को देखते हुए उत्तर प्रदेश में अपनी चुनावी रैलियां उस पर ब्रेक लगा दिया है। कांग्रेस ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते अगले 15 दिन कोई बड़ी रैली नहीं होगी। ऐसा कर कांग्रेस ने दूसरी पार्टियों पर भी रैली रोकने का एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश की है। कोरोना की तीसरी लहर के बीच चुनावी रैलियों पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने अगले 15 दिनों तक यूपी में कोई बड़ी रैली नहीं करने का फैसला किया है। अभी उत्तर प्रदेश के लिए निर्णय, चुनाव 5 राज्यों में है, लेकिन पार्टी ने अभी बाकी राज्यों के लिए फैसला नहीं लिया है। अभी उत्तर प्रदेश के लिए निर्णय प्रभारी हमारी प्रियंका जी ने लिया है। उत्तराखंड में एक बड़ी रैली आयोजित होने वाली है प्रियंका गांधी वाड्रा की 9 जनवरी को, उसको लेकर क्या कहें? जैसा मैंने कहा, जो विशेषज्ञ सलाह देते हैं, जो हमारे प्रभारी सलाह देते हैं, उन तमाम सलाहों को ध्यान में रखते हुए फिर निर्णय लिए जाते हैं। 2 दिन पहले ही बरेली में कांग्रेस की तरफ से आयोजित लड़कियों की मैराथन में भगदड़ मच गई थी। कोरोना की वजह से हर पार्टी की रैलियों पर सवाल उठ रहे हैं। पहले रोक देना चाहिए था। ऐसे में पहला कदम उठाकर कांग्रेस ने दूसरी पार्टियों पर नैतिक दबाव बनाने की कोशिश की है। क्यों होता है कि सत्तारूढ़ दल, प्रधानमंत्री कभी ऐसा रास्ता नहीं दिखाते, हमेशा ये रास्ता कांग्रेस पार्टी ही दिखाती। और बीएसपी और एसपी जैसी पार्टियों के लिए क्या कहेंगे आप? तमाम पार्टियों को पहले लोगों का स्वास्थ्य और उसकी चिंता सर्वोपरि माननी चाहिए, बाकी सब बातें बाद में आती हैं। यूपी कांग्रेस ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर चुनाव की ड्यूटी पर तैनात किए जाने वाले कर्मचारियों की कोरोना से सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की है। पीएम और यूपी के सीएम की रैलियों पर सवाल भी उठाया है। इंतजार चुनाव की तारीखों के ऐलान का है। राजनीतिक पार्टियां खुद रैलियों पर रोक नहीं लगाती हैं, तो संभावना जताई जा रही है कि चुनाव आयोग अपनी तरफ से इस दिशा में आदेश जारी करेगा। नई दिल्ली से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। वहीं ओमिक्रॉन से पहले मरीज की मौत हुई है। ओमिक्रॉन के मामले 2100 के आसपास हैं, लेकिन पिछले 9 दिनों में देश में कोरोना के मामलों में 6 गुना का इजाफा हुआ है। होम आइसोलेशन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। ओमिक्रॉन को हल्के में ना लें। राजस्थान में 70 साल के बुजुर्ग की मौत ओमिक्रॉन से हुई। ये देश में ओमिक्रॉन से पहली मौत है। राजस्थान के केस की बात कर रहे हैं, वह टेक्निकली हम ये बता सकते हैं कि वह ओमिक्रॉन रिलेटेड डेथ इसलिए है क्योंकि जब तक ओमिक्रॉन का रिजल्ट आया था तब तक उससे पहले दैट पर्सन हैज ऑलरेडी डाइड। वह एक एल्डरली पर्सन थे जिनको सीवियर डायबिटीज भी थी और कोमॉर्बिड कंडीशंस थी। तो जब वह ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए थे तो उनका जो ट्रीटमेंट एज पर प्रोटोकॉल इंक्लूडिंग उनके एग्जिस्टिंग कोमॉर्बिडिटीज का ट्रीटमेंट चल रहा था और जब तक उनका ओमिक्रॉन का रिजल्ट आया था ही हैड ऑलरेडी एक्सपायर्ड। बट जैसे कि हमारी गाइडलाइंस हैं कि अगर कोई आदमी पॉजिटिव होते हैं तो हम उसको कोविड डेथ मानते हैं और इसी तरह अगर वो कोई ओमिक्रॉन पॉजिटिव चाहे वो बाद में भी डिटेक्ट हो तो हम उसको ओमिक्रॉन पॉजिटिव ही कहेंगे।
वहीं 10 जनवरी से शुरू होने वाली प्रिकॉशन डोज या तीसरी डोज वही होगी जो लोगों ने पहले ली होगी, यानी डोज मिक्सिंग नहीं होगी। The precautionary vaccine dose that will be given to healthcare workers, frontline workers and individuals 60 years and above with comorbidities will be the same vaccine as has been given to them previously. So Covaxin वालों को Covaxin, Covishield वालों को Covaxin, Covishield वालों को Covishield। वहीं होम आइसोलेशन को लेकर नई गाइडलाइन के मुताबिक टेस्ट में पॉजिटिव आने के 7 दिन तक होम आइसोलेशन जारी रहेगा। पहले ये अवधि 10 दिन की थी, लेकिन जरूरी है कि लगातार 3 दिन बुखार न आए। इसके बाद टेस्ट कराने की जरूरत नहीं। गंभीर बीमारी वाले मरीज बिना डॉक्टर की सलाह के होम आइसोलेशन में न रहें। स्टेरॉइड न लें और सिटी स्कैन, एक्सरे भी डॉक्टर के सुझाव के बाद ही कराएं। इशारा मामलों के बहुत तेजी से ऊपर जाने का है और जब मामले बढ़ेंगे तो अस्पताल में दाखिला भी। ऐसे में इस नई लहर को हल्के में न लें। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। बिहार में यूं तो शराबबंदी है, लेकिन जमुई में जेडीयू के एक नेता शराब पीते हुए पकड़े गए हैं। जेडीयू के पंचायत अध्यक्ष सहित 4 लोगों को शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। खबर के मुताबिक जेडीयू नेता कैलाश कुमार दास की बेटी का जन्मदिन था, जिस मौके पर पार्टी का आयोजन किया गया था। इस पार्टी में जेडीयू पंचायत अध्यक्ष कपिल देव प्रसाद भी आए थे। इनके शराब पीने की सूचना उत्पाद विभाग को मिली, जिसके बाद छापेमारी में 4 लोगों को यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया। विभाग ने मौके से शराब की बोतलें भी बरामद कर ली। जेडीयू पंचायत अध्यक्ष कपिल देव प्रसाद ने कहा कि बड़े नेताओं के शराब पीने पर कोई कार्रवाई नहीं होती और नीतीश कुमार की शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। सर्किट हाउस में शराब निकला था जम्मू सर्किट हाउस में, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ, उसका छानबीन क्यों नहीं हुआ? सही बात है। हम लोग जब इसके रिसेप्शन में गए तो उठा के ले आए कि शराबबंदी का उल्लंघन कर रहा है। जब सर्किट हाउस में निकल कर सचिवालय में निकल रहा है, वकील निकल रहा है, उसमें उनका ठीक हो रहा है। तो हम लोग इनके घर पर रिसेप्शन में गए तो हम लोग को पकड़ के ले आए कि शराबबंदी लागू है। अच्छा, अच्छी बात है। आज आप लोग गए थे, इनका रिसेप्शन था? इनका रिसेप्शन था, बेटी के बर्थडे। अच्छा, उसमें रिसेप्शन जैसे देख के निकले घर से, हाँ, और उसके बाद पकड़ ली। और अब खबर झारखंड से, जहां सिमडेगा में एक बाजार के करीब सैकड़ों गांव वालों ने वहां पर पूर्व नक्सली की हत्या कर उसके शव को जला दिया। ग्रामीणों ने पूर्व नक्सली की मां और पत्नी के सामने इस घटना को अंजाम दिया। जंगलों से लकड़ी की कटाई को लेकर ग्रामीण काफी दिनों से नाराज थे। पहले नक्सली रहे संजू प्रधान के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। गांव वालों ने उनकी नजरों के सामने ही पीट पीट कर संजू की हत्या कर दी और घर में रखी लकड़ी की चिता बनाकर शव को जला दिया। ऐसा मौत दिया उसको कि बेनामी से मारा है, इतना चितड़े चितड़े कर दिया। कौन मारा? पूरे बस्ती वाले मिल के मारे हैं। काची से मार रहे थे? पत्थर से मारे हैं। तो मना नहीं की? हमको भी मार रहा था अंकल, हम छुड़ाने के लिए गए थे। तो संजू प्रधान लकड़ी का कारोबार करता था और गांव वालों का कहना है कि वो मना करने के बाद भी जंगल काट कर तस्करी करता था। नाराज गांव वालों ने पंचायत भवन में बैठक करके साजिश तैयार की। खबर मिलने पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा और राख हो चुके शव को अपने कब्जे में लिया। अवैध लकड़ी का जो कारोबार का आरोप में उसको मार करके उसको आग लगा दिया है। अभी फिलहाल इस तरह की बात सामने आ रही है, हम लोग जांच कर रहे हैं उसमें। ये मॉब लिंचिंग की घटना है सर? एक तरह से ये वही शकल है। आरोपी गांव वाले पुलिस को देखकर मौके से भाग गए। अब पीड़ित परिवार की हिफाजत के लिए पुलिस वाले गांव में ही कैंप कर रहे हैं। ये उस झारखंड की घटना है जहां के विधानसभा ने दिसंबर में ही मॉब लिंचिंग के खिलाफ बिल पास किया था। रांची से हरिवंश की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अगर आप जो ताजा आंकड़े आए हैं, यानी कि पिछले 24 घंटे के जो आंकड़े हैं उन पर नजर डालें तो अब हम 90,928 नए कोरोना केस दर्ज कर रहे हैं एक दिन में। यह आज का ताजा आंकड़ा है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी परिमल कुमार का। परिमल, कल के मुकाबले आज में लगभग 56% का उछाल आया है नए मामलों में। तो ओमिक्रॉन जिस तेजी से फैल रहा है, ये इसमें कोई
चौंकाने वाली बात नहीं होगी कि लाख का आंकड़ा हम जल्दी पार कर लेंगे? निश्चित और जो अनुमान पहले लगाए गए हैं रोजाना मामलों को लेकर, उससे कहीं ज्यादा मामले आने वाले हैं, क्योंकि हमने देखा कि आईआईटी की तरफ से अनुमान लगाया गया था कि एक दिन में 1.5 से 2.25 लाख मामले आ सकते हैं, भारत में रिपोर्ट हो सकते हैं, और महज 10 दिनों में 9 गुना मामलों में वृद्धि है। 28 दिसंबर को ये मामले 9,000 के आसपास थे, आज 90,000 हैं। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जिस तेजी की बात कही जा रही थी ओमिक्रॉन वेरिएंट में, और डबलिंग रेट इसमें यह भी बताया गया कि 3 दिनों का डबलिंग रेट है, तो मामलों में जिस हिसाब से इजाफा हो रहा है, ये सीधे तौर पर संकेत है कि आने वाले दिनों में मामले कहीं ज्यादा ऊपर जाने वाले हैं, और उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और यही बड़ी वजह है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कल कि अगर नंबर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ेंगे तो अगर मामले बढ़ेंगे तो हॉस्पिटलाइजेशन भी बढ़ेगा, और हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ेगा तो खुद आप और हम समझ रहे हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ने में कोमॉर्बिड की जो आबादी है भारत में, उससे डेथ भी रिपोर्ट होंगे। तो लिहाजा यहाँ पर अभी भी की जरूरत नहीं है। जी शुक्रिया परिमल इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि एक दिन में पिछले 24 घंटे में 90,000 से ज्यादा मामले आए, लगभग 91,000 के करीब मामले आए हैं। अगर इस गति को आप देखें तो ये पिछली लहर यानी कि दूसरी लहर से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और वहीं 5 राज्यों में चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में आज स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा को कोरोना के हालात और टीकाकरण की जानकारी देंगे। कोरोना के बीच चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति अभी भी बरकरार है। इससे पहले 27 दिसंबर को स्वास्थ्य सचिव ने निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की थी और कोरोना के हालात की जानकारी दी थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश का दौरा किया था और कहा था कि सभी दलों ने कोरोना के नियमों का पालन करते हुए तय समय पर चुनाव करवाने की बात कही है। और अब कुछ चुनावी खबरें। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अपनी चुनावी रैली पर ब्रेक लगा दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के चलते अगले 15 दिन कोई बड़ी रैली नहीं होगी। ऐसा कर कांग्रेस ने दूसरी पार्टियों पर भी रैली रोकने का दबाव बनाने की कोशिश की है। कोरोना की तीसरी लहर के बीच चुनावी रैलियों पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने अगले 15 दिनों तक यूपी में कोई बड़ी रैली नहीं करने का फैसला किया है। अभी उत्तर प्रदेश के लिए निर्णय, चुनाव 5 राज्यों में है, लेकिन पार्टी ने अभी बाकी राज्यों के लिए फैसला नहीं लिया है। अभी उत्तर प्रदेश के लिए निर्णय प्रभारी हमारी प्रियंका जी ने लिया है। उत्तराखंड में एक बड़ी रैली आयोजित हुई है, होने वाली है प्रियंका गांधी वाड्रा की 9 जनवरी को, उसको लेकर क्या कहें? जैसा मैंने कहा, जो विशेषज्ञ सलाह देते हैं, जो हमारे प्रभारी सलाह देते हैं, उन तमाम सलाहों को ध्यान में रखते हुए फिर निर्णय लिए जाते हैं। 2 दिन पहले ही बरेली में कांग्रेस की तरफ से आयोजित लड़कियों की मैराथन में भगदड़ मच गई थी। कोरोना की वजह से हर पार्टी की रैलियों पर सवाल उठ रहे हैं। पहले रोक देना चाहिए था। ऐसे में पहला कदम उठाकर कांग्रेस ने दूसरी पार्टियों पर नैतिक दबाव बनाने की कोशिश की है। क्यों होता है कि सत्तारूढ़ दल, प्रधानमंत्री कभी ऐसा रास्ता नहीं दिखाते, हमेशा ये रास्ता कांग्रेस पार्टी ही दिखाती। और बीएसपी और एसपी जैसी पार्टियों के लिए क्या कहेंगे आप? तमाम पार्टियों को पहले लोगों का स्वास्थ्य और उसकी चिंता सर्वोपरि माननी चाहिए, बाकी सब बातें बाद में आती हैं। यूपी कांग्रेस ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर चुनाव की ड्यूटी पर तैनात किए जाने वाले कर्मचारियों की कोरोना से सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की है। पीएम और यूपी के सीएम की रैलियों पर सवाल भी उठाया है। इंतजार चुनाव की तारीखों के ऐलान का है। राजनीतिक पार्टियां खुद रैलियों पर रोक नहीं लगाती हैं, तो संभावना जताई जा रही है कि चुनाव आयोग अपनी तरफ से इस दिशा में आदेश जारी करेगा। नई दिल्ली से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। उधर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा को रद्द कर दिया है। साथ ही अखिलेश यादव ने अपनी होने वाली रैलियों को भी रद्द कर दिया है। अखिलेश यादव की रैलियां 7, 8 और 9 जनवरी को गोंडा, बस्ती और अयोध्या में होने वाली थी।
यूपी में 25,000 के इनामी और एक हत्या के केस में फरार चल रहे बाहुबली पूर्व एमपी धनंजय सिंह के क्रिकेट खेलने के वायरल वीडियो पर हंगामा हो रहा है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनके वीडियो को ट्वीट कर तंज कसा है और कहा है कि सीएम को चाहिए कि वो अपने करीबी माफियाओं की क्रिकेट टीम बना दे। यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल ने कहा है कि इस मामले की जांच कर इस पर कार्रवाई की जाएगी। कमाल खान की रिपोर्ट। धनंजय सिंह के जौनपुर में क्रिकेट खेलने के इसी वीडियो पे बवाल हुआ है, क्योंकि पुलिस को उनकी अजीत सिंह नाम के एक शख्स की हत्या की साजिश करने के मामले में तलाश है। इस मौके पे धनंजय ने उभरते हुए क्रिकेटर्स को कामयाबी के टिप्स भी दिए। बढ़िया से खेलिए, खेल में पूरे खेल भावना के साथ आप लोग खेल को खेलिए, किसी प्रकार के विवाद न पड़िए। खेल में थोड़ा बहुत नरम चलता रहता है। जब इंटरनेशनल लेवल पे मैच होते हैं, देखते हैं आपस में खिलाड़ी टकरा जाते हैं, लेकिन आप लोग ऐसी स्थितियों से बचिएगा और पूरे स्पिरिट के साथ खेलिएगा। पिछले साल 6 जनवरी को अजीत सिंह नाम के एक शख्स की लखनऊ के गोमती नगर इलाके में हत्या हुई थी। अजीत को 22 गोलियां मारी गई थीं। वो आजमगढ़ के पूर्व विधायक सर्वेश सिंह की हत्या का मुख्य गवाह था। धनंजय पे अजीत की हत्या की साजिश का आरोप है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने धनंजय सिंह के क्रिकेट का वीडियो ट्वीट कर लिखा कि भाजपा का काम अपराधी सरेआम। बाबा जी अपने करीबी नालबद्ध माफियाओं के टॉप 10 की सूची बनाकर एक टीम बना लें और आईपीएल की तरह एक एमबीएल मतलब माफिया भाजपा लीग शुरू कर दें। शहर के पुलिस कप्तान तो उनके लिए पिच बिछाए बैठे ही हैं और टीम कप्तान वो खुद हैं ही। हो गए पूरे 11। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का इस पे फौरन बयान भी आ गया। योगी जी, ओ योगी जी, आपका ध्यान किधर है? अपराधी तो इधर है, क्रिकेट खेल रहा है। आप तो कहते थे कि उत्तर प्रदेश छोड़ के अपराधी चले गए हैं, अपराधियां सरेआम घूम रहे हैं। ना आपका बुलडोजर लखीमपुर खीरी जाता है, ना बुलडोजर इधर आता है। तभी उत्तर प्रदेश में चोरी, डकैती, हत्या, लूट मार, बलात्कार तेजी से बढ़ा है, क्योंकि यहां अपराधियों को खुली छूट है, खुलेआम घूम रहे हैं। कमाल है योगी जी, ध्यान तो दो जरा। इस वायरल वीडियो में धनंजय के समर्थक अपने नेता के लिए नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ दिन पुराने एक और वीडियो में वो एक कॉलेज में क्रिकेट के मैन ऑफ द मैच को चेक देते भी दिखते हैं। इस पे मीडिया ने जब डीजीपी मुकुल गोयल से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि वो इसकी जांच करा के कार्रवाई करेंगे। सर, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया 25,000 के इनामी धनंजय सिंह क्रिकेट खेल रहे हैं और उनके ऊपर 25,000 का इनाम है। उनके ऊपर चलेगा, इसकी जांच अभी कराई जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की घटनाओं से विपक्ष के उन आरोपों को बल मिलता है कि एक खास तरह के माफियाओं को बचाया जा रहा है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जौनपुर में राजेश श्रीवास्तव, लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और गुड मॉर्निंग इंडिया में जाते जाते हम आपको बता देते हैं कि कौन सी 5 बड़ी खबरें हैं जिन पर रहेगी हमारी नजर। सबसे पहली खबर कि प्रधानमंत्री ने पंजाब में अफसर से कहा कि अपने मुख्यमंत्री से कहना शुक्रिया, मैं जिंदा लौट रहा हूं। वहीं दूसरी खबर जिस पर रहेगी नजर वो कोरोना से जुड़ी है। आज चुनाव आयोग और स्वास्थ्य सचिव की बैठक होगी 5 राज्यों के चुनावों को लेकर और वहां पर कोरोना की स्थिति को लेकर। वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की रैलियां रद्द हो गई है हमारी तीसरी खबर। चौथी खबर, देश में एक दिन में 90,000 से भी ज्यादा कोरोना केस आए हैं। और 5वीं खबर कि खराब मौसम में की वजह से हुआ था सीडीएस के हेलीकॉप्टर का हादसा। इन पर रहेगी हमारी नजर।